लेकिन आपने कहा कि गांधी अपने 16वें मिनट में तक अपने सबसे निचले स्थान पे थे, और आपने उस अलोकप्रियता के बीच एक प्रसंग का भी जिक्र किया, ब्रह्मचर्य का भी आपने इस किताब में जिक्र किया है। क्योंकि आप इस किताब को गांधी हत्याकांड के इर्द गिर्द लिख रहे हैं, उसके बावजूद आप इस पक्ष की बात करते हैं, तो क्यों न आपकी नीयत पे शक किया जाए कि आप गांधी की छवि को डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं उस प्रसंग का जिक्र बिल्कुल, जो आपने कहा है, कई लोगों ने मुझसे जब आपसी बातचीत होती तो पूछते हैं कि यार आप गांधी हत्याकांड पर जब पुस्तक लिख रहे हो तो उसमें गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग लिखने की क्या जरूरत थी। ये बिल्कुल जायज़ सवाल है। कहने वाला ये भी कह सकता है कि क्या मैं गांधी जी की छवि को धूमिल करने के लिए मैं पुस्तक लिखी, या जानबूझकर इस पुस्तक में उनके ब्रह्मचर्य का प्रयोग मैंने लिखा। तो वो व्यक्ति जिसने सुन रखा है वो ये जाहिर तौर पर आरोप लगा सकता है, लेकिन जो इस पुस्तक को पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि मैंने गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग, जो बहुत ही विवादित ब्रह्मचर्य के प्रयोग थे, उसका जिक्र इस पुस्तक में क्यों किया है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि मेरी पुस्तक, जैसा कि मैंने कहा कि 30 जनवरी से शुरू नहीं होती कि गोडसे आया और उसने बिरला भवन में गांधी जी को गोली मार दी। मेरी पुस्तक यहां से शुरू नहीं होती। मेरी पुस्तक शुरू होती है जब गांधी जी नेहरू जी को अपनी इच्छा से जबरिया कांग्रेस का अध्यक्ष बना देते हैं, और फिर नेहरू का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाता है, भारत का पहला प्रधानमंत्री, जिसको मैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहता हूं। तो मेरी जो पहला पुस्तक का अध्याय है वो है मेरी पसंद जवाहर है, जिस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैसे वो कांग्रेस अध्यक्ष बनाते हैं, एक पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करके गांधी, उसका जिक्र आता है। दूसरा अध्याय मेरा है रमजान का 17वां रोज, जो कलकत्ता के डायरेक्ट एक्शन डे पर लिखा है, जो कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे होता है और हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार होता है। तो नेहरू का प्रधानमंत्री बनना, जो कांग्रेस अध्यक्ष बनना, अप्रैल 1946 की घटना है। उसके बाद वो घटना पहुंचती है डायरेक्ट एक्शन डे तक, 16 अगस्त 1946 तक। फिर तीसरा जो अध्याय आता है, उनकी औरतें सुंदर होती हैं, नोआखली तक, क्योंकि कलकत्ता के बाद अक्टूबर के अंदर 1946 में नोआखली में हिंदू विरोधी दंगा भड़कता है, गांधी उसको बचाने के लिए पहुंचते हैं। ये सीरीज मेरी चल रही है बुक में, 3 चैप्टर आ चुके। चौथा चैप्टर आता है ब्रह्मचर्य के प्रयोग। अब ये ब्रह्मचर्य के प्रयोग अचानक कैसे आ गया? दरअसल गांधी का जो सबसे विवादित ब्रह्मचर्य का प्रयोग था वो उन्होंने नोआखली में किया था, सबसे विकट स्थिति। असल में होता यह है कि गांधी जब नोआखली जाते हैं दंगा रोकने के लिए, तो उनकी अहिंसा की बातें मुस्लिम समाज नहीं सुनता है, क्योंकि वहां पे मुस्लिम 80% थे, 20% हिंदू थे। हिंदू दंगे का शिकार हो रहे थे। तो गांधी के प्रयास असफल होने लगते हैं नोआखली में, उनकी कोशिशें कामयाब नहीं होती हैं। तो गांधी आत्ममंथन कर रहे हैं कि मेरी अहिंसा कहां खड़ी है, क्या मेरे बल में, मेरे तेज में कोई कमी आ गई है जिसकी वजह से मैं हिंसा नहीं रोक पा रहा हूं। तो उन्हें वो ब्रह्मचर्य के प्रयोग याद आते हैं, और वो अपने ब्रह्मचर्य का प्रयोग करने के लिए अपने भतीजे की बेटी मनुबेन गांधी को बुलाते हैं। भतीजे की बेटी यानी गांधी की पोती। 18 वर्ष की थी क्या उस वक्त, या 16 वर्ष की थी? वो 18 वर्ष से कुछ कम उनकी उम्र होती है। तो मनुबेन को वो गुजरात से नोआखली बुलवाते हैं, जो आज बांग्लादेश का हिस्सा है, और नोआखली में उनको अपने साथ मनुबेन को रखते हैं, और मनुबेन के साथ वो वहां पर ब्रह्मचर्य के प्रयोग करते हैं। तो जब ये प्रयोग कर रहे होते हैं तो इसका जिक्र वो अपनी प्रार्थना सभा में कर देते हैं। वो ये कह देते हैं कि मैं अपनी, क्योंकि गांधी के कैंप में जब मनुबेन की डायरी पढ़ेंगे जो उन्होंने लिखी है, वो नेशनल आर्काइव में पड़ी हुई है, उस डायरी के अंदर वो खुद लिख देती हैं कि आपस में जब मैं गांधी जी के साथ मेरे प्रयोग चल रहे थे, मैं उनके साथ सोती थी, तो गांधी के कैंप के अंदर खुसफुसाहट शुरू हो गई, एक गंदा वातावरण तैयार हो गया, आपसी राजनीति शुरू हो गई, जिसमें प्यारेलाल नैयर भी इन्वॉल्व थे, गांधी के सेक्रेटरी, गांधी की पर्सनल डॉक्टर सुशीला नैयर, जो प्यारेलाल नैयर की बड़ी बहन थी, वो भी इन्वॉल्व थी, अन्य लोग, आबा गांधी, जो उस वक्त नोआखली में गांधीवादी जो पूरे कार्य कर रहे थे दंगा रोकने के लिए, उन सबके बीच में राजनीति शुरू हो जाती है और उसको लेकर कानाफूसी शुरू हो जाती है। तो मनुबेन उसका जिक्र अपनी डायरी में करती है, और गांधी जी को जब लगता है कि चर्चा का विषय बन रही है मेरे ब्रह्मचर्य के प्रयोग की, मैं अपनी पोती के साथ सोता हूं, तो वो इसका जिक्र एक प्रार्थना सभा में कर देते हैं। और जब प्रार्थना सभा में इसका जिक्र करते हैं तो गांधी की प्रार्थना सभा ऐसी नहीं होती थी, उससे वो चर्चा नहीं होती थी, अगले दिन की वो हेडलाइन होती थी, गांधी ने क्या कहा। और गांधी निश्चित तौर पर जब इतने बड़े मिशन पर है नोआखली में, तो जाहिर तौर पर फ्रंट पेज पर सारी बातें छपती थी। तो जब ये आम जनमानस को मालूम पड़ता है कि गांधी ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहे हैं, वो भी अपनी ही पोती के साथ जो 18 साल की करीब है, तो जनमानस में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त होती है।
मनु बहन अपनी डायरी के अंदर लिखती हैं कि ठाकर बाबा, जिनको गांधी जी की आत्मा के चौकीदार कहा जाता था, गांधी जी के एक आध्यात्मिक मित्र थे, जब वो देखते हैं कि इतना गांधी जी ने इस तरह के प्रयोग जब कर रहे हैं अपनी पोते के साथ, तो लोगों में प्रतिक्रिया ये हो रही है, प्रतिक्रिया इतनी खतरनाक थी कि जो हरिजन नाम से जो वो अपना पत्रिका निकालते थे गांधी, उसके संपादक मंडल ने इस्तीफा दे दिया इन प्रयोगों की वजह से, गांधी का विरोध करते हुए। तो ठाकर बापा कहते थे उनको, वो गांधी जी को समझाने के लिए आते हैं और साथ में वो बोरी भर के चिट्ठी लेकर आते हैं। ये प्रकाश श्रीवास्तव नहीं कह रहा, मनु बहन ने अपनी डायरी में लिखी है। तो मनु बहन लिखती है कि जो चिट्ठियां लेकर वो आए, उन सारी चिट्ठियों में गांधी के लिए गंदी गंदी गाली लिखी हुई थी। मतलब पूरा जनमानस की जो नैतिक सोच थी भारत के जनमानस की, वो हिल गई। शाम में आपसे पूछता हूं, क्या आज जब हम 2024 में बैठ के हम बात कर रहे हैं, क्या आज भारतीय समाज, जिसको हम कहते हैं बड़ा मॉडरेट हो गया है, वोकिज्म की हम बात करते हैं, पाश्चात्य सभ्यता की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि आज भी भारतीय समाज क्या इस तरह के ब्रह्मचर्य के प्रयोग में, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पोती के साथ इस तरह के प्रयोग कर रहा है, उसके साथ नग्न अवस्था में सो रहा है, क्या आज का भारतीय समाज, जिसको हम कहने लगे हैं, क्या स्वीकार कर पाएगा? तो आप कल्पना कीजिए कि 1947-48 में जब गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों पर चर्चा हो रही होगी, तो देश के जनमानस की क्या स्थिति थी। मेरी पुस्तक में वो सरदार पटेल का पत्र है जो उन्होंने गांधी जी को लिखा नोआखली में। बोला कि आपने किस आग में हमको झोंक दिया है और आपकी जिंदगी की कोई सीमा ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं प्रयोग, और कर भी रहे हैं तो बता क्यों रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस प्रयोग के बारे में इसलिए विस्तार से इस पुस्तक में लिखा है कि जो मैं कहना चाहता हूं कि हमें जो बताया गया है कि गांधी की लोकप्रियता अपने अंतिम समयों में गिर रही थी, और क्यों नीचे गिर रही थी, उसकी एक बहुत बड़ी वजह उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग भी थी। तो पुस्तक में अगर मैं गांधी के अंतिम जीवन का मैं जिक्र करता हूं, और अगर मैं उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग जो मनु के साथ नोआखली में किए गए हैं, उनका मैं अगर वर्णन उनको मैं अगर नहीं लिखता हूं, तो शायद मैं अपनी पुस्तक के साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि पूरे क्रमबद्ध तरीके से अगर मैं सिलसिलेवार अप्रैल 1940 के बाद की घटनाएं जो गांधी के जीवन में घटित हो रही थी और देश के पटल पर हो रही थी, उनको अगर लिखूंगा तो ब्रह्मचर्य के प्रयोग मुझे लिखना होगा। और ब्रह्मचर्य के प्रयोग मैंने जो भी लिखा है वो गांधी जी की प्रार्थना सभा के भाषणों के आधार पर लिखा है, जो संपूर्ण गांधी वांग्मय में छपी है, जिसको भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। मनु बहन की डायरी जो स्वयं उनकी राइटिंग में लिखी हुई है। वो दिलचस्प बात बता दूं कि मनु बहन चूंकि बालिग नहीं थी, तो जब वो डायरी लिखती थी तो गांधी जी की हिदायत थी कि जो तुम डायरी लिखती हो प्रतिदिन अपनी, उसमें मेरे हस्ताक्षर ले लिया करो, तो कि उसकी प्रमाणिकता रहे, कि भविष्य में अगर इस डायरी को कोई ये ना बोल पाए कि ये तो जाने किसने लिखी है, मनु बहन ने लिखी है। तो मनु बहन डायरी लिखती थी, गांधी उसको चेक करते थे और उसमें अपने हस्ताक्षर करते थे। जो नेशनल आर्काइव में मनु बहन की डायरी है, उसमें गांधी जी के हस्ताक्षर हर पन्ने पे। मैंने उसके आधार पे लिखा। सरदार पटेल ने जो पत्र लिखा वो नेशनल आर्काइव में, तो मैंने कोई मन से तो नहीं लिखा ना। तो मुझ पर यह आरोप लगाना कि मैं गांधी जी की छवि को धूमिल करना चाहता हूं, मैं गांधी जी की छवि को धूमिल नहीं करना चाहता। जो गांधी जी के जीवन में अंतिम समय में घट रहा था, मैं उसको लिपिबद्ध किया है मैंने, और जो लिपिबद्ध किया है वो गांधी के श्रीमुख से निकला हुआ है, मनु बहन की कलम से निकला हुआ है, या दूसरे लोगों की जो उस वक्त इस पूरे केस में इन्वॉल्व थे उनकी बातों के आधार पर लिखा हुआ है। तो जो है वो सच है।